नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी अब तक ये बात जान गए होंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आरएएस 2024 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। हालांकि सभी विद्यार्थियों के मन में ये थोड़ा सा संशय रहता है कि नोटिफिकेशन पढ़ना ना पड़े लेकिन बाकी सभी चीज़ें पता लग जाएं। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो सब नहीं जानते हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेना जरूरी होता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आरएएस नोटिफिकेशन 2024 के बारे में। इससे जुड़ी खास खास बातों पर चर्चा करेंगे, वहीं तैयारी किस प्रकार से करनी है, आगे के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन सभी बातों को भी डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कुछ खास बिंदु पर इसी प्रकार चर्चा हमें करनी है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को जानना समझना शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, वैकेंसी हर वर्ष ऊपर नीचे होती रहती है, बदलती रहती है। तो देखिए, वर्ष 2024 का जो नोटिफिकेशन है वह कहता है कि इस बार की जो परीक्षा है यह कुल 733 वैकेंसीज के लिए होने वाली है। हालांकि ये जो कुल 733 वैकेंसीज हैं, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है: राज्य सेवाएं और अधीनस्थ सेवाएं। राज्य सेवाओं के लिए जो वैकेंसीज की संख्या है वह 346 है, वहीं अधीनस्थ सेवाओं के लिए संख्या 387 है। तो टोटल 733 है। हालांकि आयोग यहाँ पर यह भी कह रहा है कि पदों में परिवर्तन हो सकता है, रिक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो मतलब ऐसा नहीं मानना है कि मतलब 733 का मतलब 733 ही है। हालांकि जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं वो यह कहते हैं कि हमें सिर्फ एक ही सीट से मतलब होना चाहिए। अपने लिए कितनी सीट चाहिए? एक ही चाहिए। तो फिर भी लेकिन जो नोटिफिकेशन की चीज़ें हम उन्हें दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन आयोग कह रहा है कि ज़रूरी है कि चीज़ें हो सकता है आने वाले समय पर बदली जाए, ये बातें आपको पता हो। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब देखिए, जो राज्य सेवाएं हैं यही मेनली लोग फोकस करते हैं, सभी 346 पद इसी के ही हैं। सारी प्रमुख सेवाएं हम लोग देखते हैं इसी में ही शामिल होती है। जैसे कि सबसे अधिक दिलचस्प रहते हैं लोग राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए, 28 पद हैं इसके अंदर। ठीक है, वेतन की बात भी की गई है उन्होंने। ठीक है, लेवल 14 लिखा हुआ है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस सेवा के अंदर 50 पद हैं। राजस्थान लेखा सेवा के 109 पद हैं। सहकारी सेवा के 12 पद हैं। नियोजन सेवा के अंदर 3 पद हैं। राजस्थान कारागार सेवा के अंदर कोई पद नहीं है, लेकिन उल्लेख है कि देखिए ये सेवा भी इसी परीक्षा के तहत शामिल होती है। उद्योग सेवा में 2 पद हैं। राज्य बीमा सेवा के अंदर 3 पद हैं। राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा में 59 पोस्ट है। राजस्थान खाद्य और नागरिक रसद सेवा के साथ राजस्थान पर्यटन सेवा भी इसमें शामिल है, लेकिन 0 पद हैं इसके अंदर अभी फिलहाल। ठीक है, इसी प्रकार राजस्थान परिवहन सेवा में 2 पद हैं। समेकित बाल विकास सेवा में 13 पद हैं। राजस्थान देव स्थान सेवा भी शामिल है, लेकिन 0 पद लिखा हुआ है, यानी कि फिलहाल यहाँ पर अभी कोई वैकेंसी खाली नहीं है। राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के 40 पद। महिला विकास सेवा में कोई पद नहीं है। श्रम कल्याण सेवा में 2 पद हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर आबकारी सेवा भी है, कोई पद नहीं है। राज्य आबकारी सेवा भी है, प्रिवेंटिव फोर्सेस कहा गया है इसको साथ में। ठीक है, एक सामान्य शाखा, एक प्रिवेंटिव फोर्स है, तो दोनों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया, लेकिन दोनों में पद कोई नहीं है। अल्पसंख्यक मामलात सेवा में भी कोई पद नहीं है, लेकिन राज्य कृषि सेवा के अंदर 16 पद है। तो कुछ इस प्रकार से सभी पद राज्य सेवाओं के विभाजित किए गए हैं। अगर कुल सेवाओं की बात करें तो कुल 21 सेवाओं का उल्लेख किया गया है आयोग के द्वारा राज्य सेवाओं के अंदर। वहीं सबॉर्डिनेट सेवाओं को देखें अगर हम लोग, यानी कि अधीनस्थ सेवाओं की बात करें, उनकी क्या स्थिति है, तो देखिए कुल 387 पद हैं, अलग अलग विभाजित हैं ठीक इसी प्रकार से। और सभी चीज़ें ठीक है, मतलब जिसको देखो नौकरी चाहिए वो चाहेगा देखो कुछ भी मिल जाए, है ना। फिर धीरे धीरे हम लोग अपनी आकांक्षाओं को, इच्छाओं को बढ़ाते हैं, लेकिन परीक्षा अपने आप में ये एकीकृत है और महत्वपूर्ण है आने वाले समय में रोजगार के लिए। इतनी चीजें सभी को क्लियर है। चलिए, इससे जुड़ी कुछ खास बातों को और जान लेते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले जानते हैं एज के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि सर एज इतनी है या डेट ऑफ बर्थ इतनी है, इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या काउंट किया जाएगा, क्या काउंट नहीं किया जाएगा, तो उसको लेकर के कुछ डाउट रहता है सबके मन में। थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखिए, आयोग कहता है कि वे लोग जिनकी उम्र 21 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में है सिर्फ वही परीक्षा दे सकते हैं। जिनकी उम्र 21 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में सिर्फ वही परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन किस तिथि के अनुसार? परीक्षा कोई भी हो, हर परीक्षा के नोटिफिकेशन में हम देखते हैं कि एक खास डेट का उल्लेख किया जाता है। तो देखिए, यहां पर राजस्थान आयोग जो है वह लिख रहा है 1 जनवरी 2025। अगर आपकी उम्र 1 जनवरी 2025 को 21 साल हो चुकी है या इससे अधिक है, तो ही आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा कि 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक हो जाएगी तो आप इस परीक्षा में बैठ नहीं सकते हैं। यह आयोग ने स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ
इसके अकॉर्डिंग चल रही है, चीज़ें आपकी फिक्स हैं, ठीक-ठाक है। अगर 1 जनवरी 2025 को आप 40 वर्ष से कम है लेकिन 21 वर्ष या उससे अधिक हैं, तो आप परीक्षा में ज़रूर शामिल होइएगा, अदरवाइज़ चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप कैटेगरी में हैं, तो कैटेगरी वाले लोगों के लिए कुछ खास फ़ायदा बिल्कुल आयोग यहाँ पे दे रहा है। क्या-क्या फ़ायदा है कैटेगरी वालों को? अगर हम लोग नज़र डालते हैं, तो देखिए अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग प्रकार से छूट। हालाँकि यहाँ पर थोड़ा-सा फीमेल्स को बढ़ावा दिया जाता है, फीमेल्स को अधिक प्रमोट किया जाता है, तो उनको थोड़ा-सा अलग रूप में रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है? जैसे कि राजस्थान राज्य में अगर आप लोग कोई भी एससी है, एसटी है, ओबीसी है या फिर ईबीसी है या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के शामिल हैं। लेकिन इन सभी कैटेगरी में होने के बावजूद अगर आप पुरुष हैं, तो पुरुषों के लिए रिलैक्सेशन सिर्फ़ 5 वर्ष का है, ठीक है? 5 वर्ष की छूट आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इन सभी कैटेगरी में होते हुए एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए रिलैक्सेशन 10 वर्षों का रहेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको कुछ-कुछ छूट मिल सकती है। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में होते हुए भी अगर आप एक फीमेल हैं, तो भी उस दौरान आयोग आपको रिलैक्सेशन देगा, 5 वर्षों का रिलैक्सेशन आपको तब भी मिल जाएगा। वहीं इसके अलावा अगर कोई महिला ऐसी है जो महिला विधवा है या फिर विच्छिन्न विवाह, परित्यक्त है, तलाकशुदा महिला है, अगर आप विधवा हैं या आपका डिवोर्स हो चुका है या आप परित्यक्त महिला हैं, तो उस दौरान आयोग कहता है कि आपके लिए हमने कोई भी एज लिमिट निर्धारित की ही नहीं है। यानी कि आपकी जब तक इच्छा हो आप तब तक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ठीक है? एक छूट की स्थिति आयोग ने दी है ताकि आप थोड़ा-सा आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएँ, अपने परिवार के लिए चीज़ें स्टेबल कर पाएँ, अपने लिए चीज़ें स्टेबल कर पाएँ। तो विधवा या फिर परित्यक्त महिला या तलाकशुदा महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ इस प्रकार की स्थिति रखी है। तो एक प्रकार से हम देख लें कि विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में सोच रहा है आयोग, खास तौर पे ये नया मामला है अपने आप में, ठीक है? सब जगह ऐसा देखने को नहीं मिलता, बट अच्छी चीज़ है। इसके अलावा देखिए एक खास रिजर्वेशन हम लोग देखते हैं जो सामान्य तौर पर देखा जाता है, वो फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए देखा जाता है। तो जो राजस्थान का आयोग है यह कहता है कि दिव्यांगों को हम 5 वर्षों की छूट देंगे। यहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अलग-अलग प्रकार की कैटेगरीज़ हैं, तो वो उन्हीं के लिए वर्किंग प्रोफेशनल, लेकिन जो जर्नल चीज़ें हैं, वो जर्नल सभी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। ठीक है? तो किस प्रकार से अपनी एज काउंट करनी है, कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं एज के हिसाब से, और अगर कोई स्पेशल कैटेगरी में है तो रिलैक्सेशन किस प्रकार से मिल रहा है, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने देख ली है। ठीक है? इतना क्लियर है? तो इसी के साथ-साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें जानते हैं। अब इतना कुछ जान लिया है तो फॉर्म कैसे-कैसे भरा जाएगा? फॉर्म से जुड़ी कुछ खास बातें जो पता होनी चाहिए। तो देखिए आयोग ने कहा है कि देखिए जी, फॉर्म भरना शुरू होगा 19 सितंबर को। 19 सितंबर 2024 से फॉर्म भरने के लिए कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन अंतिम तिथि 18 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर को रात 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, जो भी आयोग की वेबसाइट है वहां जाकर के, ठीक है? वहीं साथ-साथ आयोग ने ये भी कहा है कि परीक्षा जैसा आयोग चाहेगा वैसे ले सकता है। प्रारंभिक परीक्षा आयोग का मन है ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पे वो ले लेगा, ठीक है? लेकिन सभी प्रश्न जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। किस प्रकार से होते हैं या प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या नियम है, वह भी अभी आपको मैं बताऊंगा आगे, ठीक है? तो इस प्रकार से फॉर्म भरना है, लेकिन फॉर्म भरते समय एक खास बात ध्यान रखनी है आपको कि फॉर्म भरा जाएगा एसएसओ पोर्टल पे जाकर के, ठीक है? ये एसएसओ पोर्टल जो है ये है राजस्थान का जो आयोग है अपना, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसका अपना पोर्टल है। इस पोर्टल पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। हालाँकि ये अब ना कॉमन सा हो गया, सबने अपना कर दिया है। इसमें आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी सभी डिटेल्स भर देंगे और उसके अकॉर्डिंग ही जो भी वैकेंसीज़ आयोग निकालेगा, जो भी नोटिफ़िकेशन आएगी, आप अपने फॉर्म्स को फिल करते हुए चलते जाएँगे। तो एसएसओ पोर्टल पे जाना है, इन्होंने यहाँ बताया भी हुआ है। ठीक है? सभी चीज़ें किस प्रकार से हैं, तो आपको इस प्रकार से पहले रजिस्ट्रेशन करके रखना है, फिर उसी पोर्टल का, यानी कि अपने लॉगिन जो भी आपके क्रेडेंशियल है, उन सभी क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है, सभी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। ठीक? तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म भरेंगे, तो जिन्होंने तैयार नहीं कर रखा पहले से रजिस्ट्रेशन वगैरह करके रखिएगा ताकि बाद में परेशानियाँ ना हो। कभी-कभी होता है ना, अचानक से लोड बढ़ जाता है, सभी लोग भरना शुरू कर देते, तो ये दिक्कतें नहीं हो आपको, तो आप लोग पहले से तैयार रहिएगा। ठीक? तो ये कुछ खास बातें फॉर्म भरने के बारे में। इसके साथ ही पैटर्न क्या रहेगा? तो देखिए पैटर्न जो सामान्य सा है, वही पैटर्न हम देखते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के तहत भी निर्धारित है। एक आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना है, प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी, अंत में जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह, वो आपका हो जाता है। ठीक है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस की कि क्या खास बात है। प्रीलिम्स एग्जाम्स के अंदर कुल 150 प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्नों के साथ-साथ ही जो कुल अंकों की परीक्षा होगी, यह 200 अंकों की परीक्षा होने वाली है। तो 150 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, 200 अंकों की यह परीक्षा होगी और कुल 3 घंटे का समय आपको यहाँ दिया जाएगा।
तो जो भी आपके जनरल सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि आयोग यहाँ पर कहता है कि ये जो परीक्षा होगी, यह परीक्षा आपकी एक प्रकार से बैचलर्स डिग्री लेवल के परीक्षा के अकॉर्डिंग होगी। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारियां करनी है, एग्जाम में बैठना है, सभी चीजें कंप्लीट करनी है। तो जो आपके जर्नल सब्जेक्ट्स रहते हैं जनरली, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, तो इन सभी चीज़ों को सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका विस्तृत सिलेबस जो है वह वेबसाइट पे मिल जाएगा। चीज़ें हम लोगों ने पहले भी अपने चैनल पर डिस्कस की है, हो सकता है आपको आगे भी इस प्रकार से चीज़ों के लिए वीडियो मिल जाए, हम लोग सभी चीज़ें क्लियर कर दें आपके लिए, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये स्थिति है कि 150 प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे, जो कुल 200 अंकों के होंगे। परीक्षा के लिए कुल समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा और बैचलर्स डिग्री लेवल की परीक्षा आपकी होगी। इस प्रकार से पेपर को सेट किया जाएगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, तो इसलिए कुछ खास नियम आयोग ने निर्धारित कर रखे हैं कि आप उन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को सॉल्व करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। तो इसके लिए भी गाइडलाइंस दे रखी है। कुछ 5 पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर आयोग ने। 5 पॉइंट में बता रखा है कि प्री एग्जाम आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। पहली जो लाइन है, आयोग कह रहा है कि ईच क्वेश्चन हैव 5 ऑप्शंस मार्क्ड एज 1 2 3 4 5। यू हैव टू डार्कन ओनली वन सर्कल या बबल इंडिकेटिंग द करेक्ट आंसर ऑन द आंसर शीट यूजिंग ब्लू बॉल पॉइंट पेन। तो आयोग ने यहाँ पर यह तो बता दिया कि आपको परीक्षा में सिर्फ ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, वो भी बॉल। 5 ऑप्शन रहेंगे, 5 में एक को ही रंगना है जो भी आपको लगता है कि सही उत्तर है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है इट इज मैंडेटरी टू फिल वन ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी होती है जहां पर आपको सर्कल डार्क करना हो या ना करना हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डार्क नहीं करते हैं सर्कल, तो उस प्रश्न के लिए ना तो अंक काटा जाता है, ना ही अंक जोड़ा जाता है। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग यह कह रहा है कि देखिए 5 बबल मिलेंगे, लेकिन 5 में से किसी एक को काला करना जरूरी है, ये मैंडेटरी कंडीशन है। आगे क्या कह रहा है आयोग? अब आपको पता लग गया कि कोई ना कोई तो करना ही है। अब जब सभी करने हैं, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर, मान लीजिए कि किसी प्रश्न को हम अटेम्प्ट ही ना करना चाहें, किसी प्रश्न का उत्तर ही ना देना चाहें, या हमें नहीं पता प्रश्न का उत्तर क्या है, तो हम चाह रहे हैं कि ना छेड़ें उसको, तब क्या करना है? तो आयोग कह रहा है आगे कि उसके लिए भी चीजें बता देता हूं। आपको आगे इस बात का ध्यान रखना है कि इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन द सर्कल 5। If none of the 5 circle is darkened, 1/3 part of the mark of question shall be deducted। तो साफ साफ कह रहा है कि अगर आप प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, तो उस स्थिति में 5वें नंबर का जो सर्कल होगा ना, उसको आप कलर कर दीजिएगा। अगर आप 5वें नंबर के सर्कल को डार्क कर देते हैं, तो हम ना तो कोई अंक जोड़ेंगे, ना ही कोई अंक काटेंगे। लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने 5वां सर्कल डार्क नहीं किया है, मतलब 5 में से कोई भी सर्कल डार्क नहीं किया, तो उस स्थिति में आपका 1/3 मार्क जो है वह काट लिया जाएगा। मतलब यहां पर यह स्थिति है कि आपको बताना है आयोग को कि हम प्रश्न छोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा उत्तर काउंट ना हो ये वाला, तो तब आपको 5वां सर्कल डार्क करना होगा, तभी आयोग छोड़ेगा। अगर सारे के सारे सर्कल ब्लैंक छोड़ाए हैं, एक भी कलर नहीं किया, तो आयोग कह रहा है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर ली जाएगी। इसके लिए आप लोग तैयार रखिएगा। आगे आयोग ये भी कह रहा है कि आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर, कैंडिडेट मस्ट असर्टेन that he or she has darkened one of the circle or bubble for each of the questions. Extra time for 10 minutes beyond scheduled time is provided for this। तो यहाँ पर आयोग ये भी कह रहा है कि जब आप परीक्षा कंप्लीट करें, तो आप ये बात सुनिश्चित कर लें कि आपने हर एक प्रश्न के लिए कोई ना कोई एक सर्कल डार्क किया हुआ हो, भले ही वह 5वें नंबर का सर्कल हो। और इसके लिए आपको अतिरिक्त 10 मिनट का समय भी दिया जा रहा है। तो आयोग कह रहा है कि आपको परीक्षा के लिए जो 3 घंटे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, ठीक, लेकिन 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा इसी चीज के लिए मिल रहे हैं कि आप एक 5वां सर्कल भी डार्क कर लें, ताकि आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना बेवजह ना करना पड़े। हालांकि आयोग ने कहा है कि अगर 5वां सर्कल डार्क नहीं करते तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन रूल यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि एक रूल आयोग ने और ऐड किया हुआ है। आयोग यहां पर कहता है कि अगर आप 5वें सर्कल को भी डार्क नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही परीक्षा छोड़ करके आ जा रहे हैं, तो इस दौरान अगर आपने 10% क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, मतलब मोर देन 10% क्वेश्चन अगर आप बिना सर्कल डार्क किए छोड़ आए हैं, आपने 5वां सर्कल भी डार्क नहीं किया है, तो इस कार्य की वजह से, इस स्थिति की वजह से आपको परीक्षा से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अगर 10% से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर ब्लैंक है टोटली, तो आप परीक्षा से डिस्क्वालीफाइड हैं, नेगेटिव मार्किंग का मैटर रहेगा ही नहीं। तो प्रीलिम्स एग्जाम्स हैं, थोड़े से नियम टाइट रखे हुए हैं आयोग ने। ध्यान रखना है कि किस प्रकार से चीजें करनी होंगी। 5 सर्कल में से कोई एक सर्कल डार्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना नेगेटिव मार्किंग होगी और हो सकता है कि ज्यादा संख्या बैठ जाए तो आप परीक्षा से ही डिस्क्वालीफाइड हो जाए। तो ये कुछ खास नियम प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के।
थोड़ी सी बातें मेंस एग्जामिनेशन की जान लेते हैं, पैटर्न किस प्रकार का है। तो मुख्य परीक्षा में अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं और मुख्य परीक्षा में आ जाते हैं, तो उस दौरान आपको 4 परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। चारों परीक्षाएँ 200-200 अंकों की होगी। लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न है GS1, GS2, GS3 और जो पेपर चौथा है वह हिंदी और इंग्लिश भाषा के लिए पेपर है, ठीक है? सबका सिलेबस अलग-अलग है। ये भी आप लोग को डिटेल्ड रूप में आराम से मिल जाएगा वेबसाइट पे। बाकी हो सकता है कि डिस्कस हम लोग कर लें आराम से कि प्री के लिए क्या-क्या पढ़ना है और मेंस के लिए क्या-क्या पढ़ना है। कितने लोग चाहते हैं कि इसके लिए वीडियो बनाई जाए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये मुख्य परीक्षा का पैटर्न कुछ इस प्रकार से है, ठीक है? तो 200, 200, 200 अंक की हैं सभी परीक्षाएँ और हर एक परीक्षा के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया भी जाएगा, ठीक है? अगर प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा भी ठीक रहती है, तो मुख्य परीक्षा के बाद आपको पर्सनैलिटी एंड वाइवा वॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो 100 अंकों का होगा। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा ठीक रही, मुख्य परीक्षा ठीक रही, तो अंत में पर्सनैलिटी टेस्ट देना होगा, 100 अंकों का होगा, बहुत अधिक नहीं है लेकिन सभी महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा और साथ-साथ में आपका ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, यह डिसाइड करेगा मेरिट और आपको कौन-सी मिलने वाली है सेवा। ये कुछ इस प्रकार की स्थिति है। तो यही सारी महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे नोटिफ़िकेशन की। कुछ इस प्रकार से सभी चीज़ें हैं, तो आपको मैंने सभी चीज़ें बता दी हैं नोटिफ़िकेशन की जो-जो मुख्य बातें हैं। तो कब से कब तक रहेगी फॉर्म भरने की तिथि? हालाँकि एग्ज़ाम कब होगा, यह डेट अभी बताई नहीं गई है आयोग के द्वारा, लेकिन माना जा रहा है कि दिसंबर में या जनवरी में एग्ज़ाम हो सकता है, ये भी संभावित है। बाकी चीज़ें क्लियर नहीं है क्योंकि कहा जा रहा है कि एज़ पर शेड्यूल होगा, तो जैसा भी आयोग बताएगा वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन फॉर्म भरने का समय क्या है, परीक्षा के लिए किस प्रकार से तैयार रहना है, पैटर्न क्या होता है, कौन-कौन भर सकता है, रिलैक्सेशन क्या है, ये सभी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। वैकेंसीज़ की स्थिति बता दी गई है, तो बहुत सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए गए। बाकी आप चाहते हैं कि आप अकेले ना सीखें, बाकी आपके साथी भी सीखें, तो वीडियो को बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। बाकी और बातें हम लोग करेंगे हमारी अगली वीडियो में, कुछ और चीज़ों को लेकर के, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।